हेलो गाइस, दिस इज अंजलि फ्रॉम द बायोलॉजी पोस्ट। अभी हम रिसेंटली जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका आज लेक्चर नंबर 10 है। अभी तक हम 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। कल मैंने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो 9th लेक्चर था वो 2 पार्ट में रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों को लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट ही कर देना। ठीक है, और प्लीज जो क्वेश्चन कल मैंने किए थे उनके भी आंसर देना कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले कि हमने कल क्या पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। हमने कल देखा साइनोबैक्टीरिया के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया में क्या कैसे, जैसे सपोज साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया में आउटर लेयर है, ये सेल वॉल हो गई, या आउटर लेयर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमें मीजोसोम्स जो देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, वो हमें सेल वॉल की मॉडिफिकेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें जो सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन सॉरी, ऐसे ही जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें भी जो मीजोसोम देखने को मिलते हैं वो लैमेली की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सपोज ये एक मीजोसोम था लैमेली की फॉर्म में। ठीक है, सपोज इसके चारों तरफ कुछ क्लोरोफिल के पिगमेंट आके जमा हो गए। जो क्लोरोफिल के पिगमेंट थे वो स्पेशली कौन से थे, क्लोरोफिल ए। ठीक है, इसके आसपास जमा हो गए। तो क्या हुआ, ये फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। अगर ये फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे तो क्या होगा, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें हम फोटोसिंथेटिक लैमेली बोलेंगे, क्योंकि ये एक फोटोसिंथेसिस करने वाली लैमेली थी इसलिए इसे फोटोसिंथेटिक लैमेली बोलेंगे। ठीक है, अगर सपोज इस लैमेली में मॉडिफिकेशन आ जाए और ये इस तरह की शेप को एक्वायर कर ले, इसके चारों तरफ भी क्लोरोफिल के पिगमेंट जमा हो जाए तो ये भी फोटोसिंथेसिस करने लगेगा और इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्रोमेटोफोर। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये मैंने कल भी बताया था, बस अभी तो हम देख रहे हैं। ये होता है क्रोमेटोफोर्स जो हमें देखने को मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया दे आर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशन होती है जिन्हें क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट कंटेन करके रखते हैं। बैक्टीरिया में मोटिलिटी के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, जो फ्लैजिला होते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से ड्रॉ करके तुम लोगों को बताया था। तो अब मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले आप लोग मुझे उसके क्वेश्चन के आंसर देना। फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है, पहली चीज नहीं अरेंजमेंट बात, पहले ये बताओ कि फ्लैजिला कौन से प्रोटीन से बनकर बना हुआ है, प्रोटीन का नाम बताना है। सेकंड, अरेंजमेंट कैसा होता है इसका। थर्ड क्वेश्चन, कितने तरह की रिंग देखने को मिलती है और उनके नाम। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें मोटर की तरह चलाने के लिए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और उस मोटर के स्विच के जो होता है उस प्रोटीन का नाम। ठीक है, देन चारों पांचों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आप लोगों से। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, यूकैरियोटिक सेल जो है इनमें किस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो पिली होते हैं, अब देखो सेल के बाहर फिम्ब्रियों के अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसे हम पिली और फिम्ब्रिय बोलते हैं। अब जो ये पिली और फिम्ब्रिय होते हैं ना, आप सुनो इनके बारे में। जो पिली और फिम्ब्रिय होते हैं ये सेल से की आउटर सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें जो जिनमें कोई फर्क नहीं है, स्पेशली इनके स्ट्रक्चर में फर्क है। क्या होता है, ये दोनों ही एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, दैट इज स्प्लिन प्रोटीन।
बट नाम इसलिए अलग अलग है क्योंकि जो प्ली होते हैं ना थोड़े मोटे होते हैं और फिमरे बिल्कुल ब्रिसल की तरह होते हैं, बहुत पतले से, ठीक है, इसलिए इसे प्ली प्ली बोलते हैं, हर से फिम्ब्रिए बोलते हैं। ये आउटर सरफेस पे, जैसे सेल थी, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन या आउटर लेयर, इस आउटर लेयर पे इस तरह से हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इन्हें पिली और फिम्ब्रिए बोलेंगे। अगर सपोज किसी पिली में मोडिफिकेशन होके वो बड़ा बन जाए, कोई पिली अगर मोडिफाई होके बड़ा बन जाए तो उसे हम सेक्स प्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स प्ली बोलते हैं। अब सोचोगे क्या बैक्टीरिया भी सेक्स करता है? बैक्टीरिया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, बैक्टीरिया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं है, लेकिन उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक स्पेशल पैटर्न में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या? कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ आया? जिन बैक्टीरिया में ऐसा होता है ना, उनमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एफ प्लाज्मिड के प्रेजेंट होने की वजह से उसमें प्ली में मॉडिफिकेशन होगा और वो कॉन्जुगेशन करेगा। समझ आया? अब वैसे बेसिकली प्ली का काम समझ आ गया। प्ली कॉन्जुगेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और प्ली और फीमेल का जो दोनों का मेन काम होता है दैट इज अ होल्डिंग। अगर जो किसी भी होस्ट की बॉडी को, होस्ट क्या होते हैं पहली चीज, होस्ट क्या होता है, जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो बैक्टीरिया हमारे अंदर आके रहने लगता है और हमसे सारा न्यूट्रिशन लेने लगता है और अपने आप को ग्रो करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक घर बन जाते हैं और उसी को हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं? बिसाइड फ्लैजिला, प्ली एंड फिम्ब्री आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोर्टेलिटी। कोई मोर्टेलिटी में इनका यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसमें तो बहुत सारे प्ली है तो मोर्टेल होंगे, नहीं, मोर्टेलिटी का लेना देना प्ली और फिम्ब्रिए से नहीं है। प्ली आर elongated tubular structure made up of special protein that is the प्लीन प्रोटीन, ठीक है। फिम्ब्रिए जो छोटे छोटे ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स होते हैं जो सेल से बाहर निकले हुए होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में they are known to help attach the bacteria to the rock in stream and to the also host tissue, ठीक है। तो ये क्या किस किस में हेल्प करते हैं कि कहीं भी इन्हें किसी चीज को होल्ड करना है, मेन प्रोसेस है अटैचमेंट एंड द होल्डिंग। अगर इन्हें किसी चीज को पकड़ना है ना, लाइक होस्ट की बॉडी को पकड़ना है, तो ये उसमें जाके रहने लगेंगे और वहां पे चीजों को पकड़ना, जैसे होस्ट टिश्यू को पकड़ना है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है, या किसी फूड को पकड़ना है इन्हें, ठीक है, वहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे राइबोसोम्स, ये इंक्लूजन बॉडी की। पहले बात करेंगे राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन बनाता है। जो सिंपल सीधी सादी बात अभी तक हमें पता है दैट इज द नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, तो उन दोनों में मिलता है। हाँ यानी चाहे मीजोकैरियोटिक सेल हो उसमें भी देखने को मिलेगा। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता था राइबोसोम्स के बारे में, हाँ है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड, in prokaryotes ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell। इसने बोला कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें राइबोसोम्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। बट ऐसा तो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ तो रहते हैं वे, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं।
ये मैंने पहले बताया हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना जब हम ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ रहे थे कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसमें ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में दिखाई देने तो इसे ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म हो जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो साइज होता है दैट इज 15 से लेकर 20 नैनोमीटर, और एक नैनोमीटर में 10 टू द पावर -9 मीटर होते हैं। तो सोच लो कितना छोटा साइज होगा इनका। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो राइबोसोम्स होते हैं ये बने हुए होते हैं आरएनए से और प्लस प्रोटीन से, मतलब आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। क्या राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। समझ आया? एक हमने आरडीएनए भी पढ़ा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, याद हो तो। ठीक है, ये बेसिक चीज थी राइबोसोम्स के बारे में। अब आगे देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स का भी दोनों में डिफरेंस करके चलेंगे तो हमें अच्छे से आता है। मतलब हमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में तो राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के राइबोसोम्स में बहुत फर्क है। कैसे? राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। एक होती है छोटी सब यूनिट, एक होती है बड़ी सब यूनिट। ठीक है, दोनों सब यूनिट आपस में इस तरह से जुड़ी होती है। सपोज ये मेरा छोटा है, ये बड़ा है। अब थोड़ा समझ के चलना, जैसे ये छोटा ये बड़ा, इस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट, ठीक है, आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती है। अब ये इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है स्पेशली मैग्नीशियम आयन। कौन? मैग्नीशियम आयन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो जो राइबोसोम्स में दो सब यूनिट है उन्हें कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम आयन। याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो जो प्रोकैरियोट्स में जो सब यूनिट्स हैं दो, उनका नाम है 50s एंड 30s। अब पूछोगे ये एस क्या है? इसे बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, सिर्फ अभी आप लोग इसका नाम याद रखो, क्योंकि इसके डिटेल में जाओगे तो फंस जाओगे। जैसे मीटर लेंथ को नापने के लिए हम मीटर यूज करते हैं ना, ऐसे ही इनकी सब यूनिट के लिए हम स्वेडबर्ग यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, अब इतना ध्यान रखो बस। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है दैट इज द 50s एंड द 30s। और जो यूकैरियोट्स को बनाने के लिए होता है, पहली चीज अभी बताती हूँ, जो प्रोकैरियोट्स को बनाने के लिए जरूरत होती है दैट इज द 50s एंड द 30s, और ये दोनों मिलके बनाते हैं 70s। क्या बनाते हैं सर? आप लोग तो सोचे होंगे दोनों को मिला के तो 80 हो रहा है, ठीक है, फिर तो 70 आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में 1 + 1 3 भी हो सकता है, ध्यान रखना। 1 - 1 0 की जगह 2 भी हो सकता है। -2 नहीं लिखा, 2 लिखा है। ठीक है, बायोलॉजी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 50s एंड 30s की जो सब यूनिट्स है इनमें हमें ये दोनों मिलके बनाती है 70s। मतलब कैसे? 70s राइबोसोम, ये हुई मेरी 30s, ये हुई मेरी 50s। ये छोटी सब यूनिट,
ये बड़ी सब यूनिट, ठीक है। ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़ी होंगी विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम आयन। ठीक है, समझ आया? जो मिलके क्या बना रही है ऐसे 70s राइबोसोम। ये जो पूरा हमें दिख रहा है ना, ये 80 नहीं है, ये 70 है। अब जो यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है दैट इज द 60s एंड 40s। 60s एंड 40s जो मिलके क्या बनाते हैं 80s राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप लोगों को समझ आया? दोनों में जोड़ता है, इन्हें जोड़ने का काम करता है मैग्नीशियम आयन। समझ आया? एक बार देख लो फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। रुको, मैं एनसीईआरटी में तुम्हें इसका डायग्राम दिखाती हूँ और अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ तो थोड़ा सा ऐसे ही है, ये रहा डायग्राम, देखो इस वाली पेज दिख रहा है, ये बड़ी सब यूनिट, ये छोटी सब यूनिट, ठीक है। ये बड़ी ये छोटी, तो दोनों ऐसे जुड़ गए ना। देख लो एक बार सही से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े में $50s 30s मिलके बनाएंगे 70s। अब एक चीज हो याद रखना, ठीक है। सपोज ये बड़ी सब यूनिट, ये छोटी सब यूनिट, ये हो गई क्या 30s हो गई हमारी, और ये क्या हो गई 50s हो गई। यहाँ भी ऐसे, ये कितनी हो गई 40, ये 60। समझ आ रहा है? अब देख, जो मैंने बताया था जो राइबोसोम्स होते हैं ये बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से, जो मिलके बनाते हैं क्या राइबोसोमल आरएनए, सॉरी हाँ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब जो ये हमारी 50s और 30s जो यूनिट्स हैं, इनमें हमें जो हमारी 50s वाली यूनिट है ना, इसमें हमें दो टाइप के आरएनए देखने को मिलेंगे, और जो 30s है इसमें हमें वन टाइप का आरएनए देखने को मिलेगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आरएनए क्या है, कैसे है बनता है, ठीक है। और ये इनमें हमें आरएनए देखने को मिलेगा। भाई राइबोसोमल की यूनिट है तो इसमें हमें आरएनए देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो मिलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट में मुझे दो देखने को मिलते हैं, छोटी में एक देखने को मिलता है। कौन कौन से 50s में मुझे देखने को मिलता है 23s एंड 5s, और जो 30s है इसमें मुझे एक तरह का देखने को मिलता है दैट इज द 16s ओनली। समझ आया? ये चीज समझ आई? ऐसे ही जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें भी दो सब यूनिट है 60s एंड 70s, मिलकर मैंने क्या बना दिया 80s। जो हमारी ये 60s वाली यूनिट है, लार्ज सब यूनिट लिखती हूँ मैं, लार्ज सब यूनिट है, ठीक है। ये स्मॉल सब यूनिट है, सब यूनिट, ठीक है। ये स्मॉल है बस, और ये लार्ज है, ठीक है। नंबर ही देख रहे होंगे आप लोग। तो जो 60s वाली है ना, इसमें तीन टाइप के आरएनए होते हैं, दैट इज फर्स्ट सिंपल 23s, 23s 5s एंड द 5.8s। देखो दोनों तो ये तो सिमिलर जैसे ही है, बस ये बड़ा है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, बस ये 5.8s बड़ा है। ऐसे ही 40s में एक तरह का आरएनए होता है दैट इज द 18s, 18s इधर की साइड लिखनी है, इधर लिख ली ना 18s, अब दिख रहा है
देखो फिर से समझाती हूँ एक बार। जो राइबोसोम्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, जो मिलकर बनाते हैं राइबोसोमल आरएनए। जो हमें राइबोसोम्स की दो सब यूनिट्स होती हैं, राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हमें कुछ आरएनए की सब यूनिट्स देखने को मिलती है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जो सब बड़ी वाली सब यूनिट है उसमें मुझे दो आरएनए की सब यूनिट्स देखने को मिलती है। ये यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है ना? सब यूनिट हो गया ना, ये यूनिट है, ये सब यूनिट है। तो जो इस बड़ी वाली 50s यूनिट है इसमें मुझे दो सब यूनिट देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जो 30s है उसमें मुझे एक सब यूनिट देखने को मिलेगी, जो बड़ा वाला है दैट इज द 23s एंड 5s, एंड दिस 13 वाले में 16s होंगी। समझ आया? ऐसे ही ये है। यूकैरियोटिक की जो सेल है वो दो यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, दैट इज 60s एंड 40s, जो मिलकर बनाती है 80s। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। तो 60s में हमें 3 आरएनए की सब यूनिट्स देखने को मिलती हैं, और 40s में हमें एक आरएनए की आरआरएनए की सब यूनिट देखने को मिलती है। इसमें क्या है? बड़े वाले में 23s, 5s एंड 5.8s, एंड जो 40s है इसमें हमें जो एक सब यूनिट देखने को मिल रही है दैट इज 18s। समझ आया? समझ आया? अब एनसीईआरटी से देख लें एक बार, एनसीईआरटी क्या बोल रही है। रफ कर दूं? ओके, मैं रफ कर दूं। पता है इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आरएनए इज द फैक्ट्री ऑफ द एनी सेल। कोई भी सेल हो उसकी फैक्ट्री है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी। अब कैसे करेगी वो भी मैं अभी बताऊंगी, रुक जाओ थोड़ा सा, एक बार एनसीईआरटी से देख लें। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और साथ में साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं जो उसे ग्रेनुलर बनाते हैं, ठीक है। 15 से लेकर 20 नैनोमीटर साइज होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज 50s एंड 30s यूनिट, which then present together form 70s prokaryotic राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, एंड several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome and the polysomes। अभी मैं इसे समझा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आया होगा ना यहाँ से। several अभी समझा रही हूँ, 2 सेकेंड। The ribosome of the polysome translate the mRNA into protein। अब देखो क्या होता है, अब समझना थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझने वाली चीज है। इसका डिटेल वैसे हम पढ़ेंगे जब हम मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम 12th में मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। बस अभी तो थोड़ा सा ब्रीफ में देख रहे हैं, इसकी डिटेल हम तब पढ़ेंगे। तब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बड़ा बड़ा सा बना के दिखाऊंगे। ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन बनाई है डायरेक्ट, कोई सेल वेल वगैरह नहीं बनानी, मैं सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ठीक है। ये इसका बोस मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। ये हो गए राइबोसोम्स, कोई भी जो सेल्स होती है ना उसमें 3 टाइप के हमेशा 3 टाइप के आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। 3 टाइप के आरएनए देखने को मिलता है। फर्स्ट एमआरएनए, टीआरएनए एंड क्या, हमें मोस्टली जो 3 आरएनए दिखाई देते हैं दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ऑफ कोर्स इसका तो अभी पता है राइबोसोम्स में देखने को मिलता है, एमआरएनए यहाँ प्रेजेंट नहीं हो,
प्रोकैरियोट्स में mRNA नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, ये क्या है, सेक्रेटरी है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट होगा, सॉरी प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा। अगर ये नहीं होगा तो मैसेज कहाँ से जाएगा, ठीक है। mRNA, tRNA, RNA। अब प्रोटीन बनाने का जो काम है वो ये 3 RNA करेंगे। सुनो कैसे, ये बॉस है, mRNA पे क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लिखेगा। क्या करेगा, mRNA पर वो अपनी इंफॉर्मेशन देगा कि ये काम है, ठीक है। mRNA को बता दिया इसने सारी इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स कोई भी फैक्ट्री होती है, वहां पे क्या करता है बॉस, क्या करता है हर वक्त उन लोग लेबर के साथ तो खड़ा रहता है वैसे, लेकिन हर वक्त तो उनपे नजर नहीं रख सकता ना वो, तो वो क्या करता है, कभी कभी अपने जो वफादार बंदा होगा उसे बोल देगा कि तुम देख लो सारा काम। ऐसे ही इसका जो वफादार है, दैट इज द mRNA, ठीक है। इस mRNA को बोलेगा कि जाओ तुम राइबोसोम्स के पास, उनसे बोलो कि मुझे ये चाहिए, बना कर देंगे। mRNA घूमता घामता बेचारा यहाँ से गया, घूमता घामता घामता, ठीक है, ये राइबोसोम्स के पास पहुंच गए। ये राइबोसोम्स है हमारे, यहाँ पे एक बड़ा सा राइबोसोम्स बना है, ठीक है, राइबोसोम के पास है, ठीक है। अब देखो mRNA कैसे होगा, सपोज इस टाइप से mRNA, ये है क्या, राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब क्या होगा, ये आरएनए, यहाँ पे तो बहुत सारे आरएनए हैं, सॉरी आरएनए नहीं, बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। अब भाई एक राइबोसोम, अब मुझे बनाना है कुछ बहुत सारा सामान बनाना है। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक फैक्ट्री का यूज करके मैं सारा प्रोडक्ट का बना दूं, ऐसा नहीं होता ना, मतलब मुझे बहुत सारे मशीनें यूज करने पड़ेंगी, वर्कर्स का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, मशीन है जो इंफॉर्मेशन को इस एमआरएनए पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई, इस पे आकर, इस एमआरएनए पे आकर सारे के सारे राइबोसोम्स ऐसे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाएंगे इस तरह से। सपोज 2 सेकेंड, अभी मैं बताती हूँ कैसे। सपोज ये कोई आरएनए, सॉरी आरएनए नहीं, राइबोसोम्स, सपोज ये कोई राइबोसोम है, ठीक है, और ये एमआरएनए, इस एमआरएनए यहाँ से इसने इंफॉर्मेशन पढ़ी, आगे को बढ़ता जाएगा, आगे को इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये वाले इस तरफ की तरफ आगे को बढ़ते जाएंगे, इंफॉर्मेशन को रीड करते 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 आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक। इन्हें जो भी अब इन्होंने इंफॉर्मेशन पढ़ी, अब सामान बनाना है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, सामान की तो जरूरत होगी ना, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए वो लेके आनी पड़ेंगी, तो उन्हें लेके आने का काम करेगा टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए जितने भी अमीन, यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोटीन ही तो बनाना है। अब जितने भी अमीनो एसिड की जरूरत होगी ये उनको पकड़ के लेके आएगा कि चलो तुम्हें राइबोसोम बुला रहा है, ठीक है। ये उनको पकड़ के लेके आएगा, अमीनो एसिड आए यहाँ पे, अमीनो एसिड ऐसे जुड़ते गए और आपस में अमीनो एसिड जुड़ के जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं तो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, समझ आया। अब देखो क्या ही पड़ा कि एमआरएनए इंफॉर्मेशन आया, जो मेन चीज थी जो एनसीईआरटी ने बोला कि एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेके आता है, उस पे आरएनए इकट्ठा होते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो एमआरएनए इंफॉर्मेशन आया, बहुत सारे राइबोसोम उस पे आके बैठ गए और राइबोसोम्स ने उनकी
इंफॉर्मेशन को पढ़ा। जब इंफॉर्मेशन को पढ़ा तो उन्होंने टीआरएनए को ऑर्डर दिया कि भाई तुम ये वाला अमीनो एसिड लेके आओ, क्योंकि हमें ये प्रोटीन बनाने का ऑर्डर मिला है, इसकी इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, समझ आया? तो ये इस टाइप के ही क्या बनाते हैं, उस टाइप का प्रोटीन बनाने के दे देंगे। दैट इज सिंपल। और इस स्ट्रक्चर को जब हमें एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को ही हम पॉली राइबोसोम, क्योंकि पॉली मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, तो एक एमआरएनए के ऊपर हमें बहुत सारे राइबोसोम बैठे दिखाई दे रहे हैं, इसे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। और इसे ये हमें इस तरह की दिखाई देता है, इस टाइप से ये हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो जैसे धागे पे मोती लगा देते हैं ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। सपोज ये धागा है, इसके ऊपर हमने मोती लगा दिए, तो इसे बीड ऑन स्ट्रिंग भी बोलते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी बोलते हैं। समझ आया? एमआरएनए इंफॉर्मेशन लाया, इन्होंने पढ़ी, उसे कन्वर्ट किया, उस कन्वर्ट नहीं है समझो, उस इंफॉर्मेशन को टीआरएनए को बताया, वो अमीनो एसिड लाया, इन्होंने अमीनो एसिड का यूज करके उसे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर डाला। समझ आया? अब क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या ट्रांसलेशन होता है, ये सब जब तुम 12th में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे तब समझोगे अच्छे से। ठीक है, अभी अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बताया जाए उतना याद रख लो बस। ठीक है, अब देखो इन प्रोकैरियोट सॉरी यहाँ देखो, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल एमआरएनए and form a chain called polysomes and the polyribosome. The ribosomes of the polysome translate the mRNA into protein. अब इन्होंने बोला mRNA को पढ़ के प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम से, ये तो समझा भी हमने, आया नहीं? अब इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है समझो। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? ये रिजर्व मटेरियल्स होती हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर घर में राशन पानी आता है तो क्या होता है, अब सारा तो हम खाना एकदम बना नहीं लेते हैं, थोड़ा बनाएंगे तो बाकी का रख लेंगे, तो ऐसे ही जो बचा हुआ राशन पानी है वही इंक्लूजन बॉडी है। तो रिजर्व मटेरियल है, बचा हुआ मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं इन जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। एग्जांपल के लिए फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स होते हैं, एनर्जी भी हो सकती है, एनर्जी का सोर्स भी हो सकता है, साइनोफाइटन ग्रैन्यूल हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो सकते हैं, गैस स्पेक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन algae and purple and green photosynthetic bacteria। आगे बढ़ू, कोई डाउट हो राइबोसोम के रिगार्डिंग तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एनसीईआरटी को थोड़ी देर साइड रख देते हैं। ठीक है, अब आगे जो देखते हैं वो देखो, अब हम आगे देखेंगे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। अब हमने पहले क्या क्या समझा प्रोकैरियोट्स में, बुक के थ्रू ही देखते हैं हमने प्रोकैरियोट्स में क्या क्या समझा। हमने प्रोकैरियोट्स में समझा कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया की शेप देखी, इसका पूरा अच्छे से इसके बोस मॉलिक्यूल को देखा, प्लाज्मिड को समझा, प्लाज्मिड के बाद मेसोसोम्स को समझा, इसके एनवेलप को समझा, एनवेलप को समझने के बाद हमने साइनोबैक्टीरिया को समझा, देन द फ्लैजिला को समझा, देन प्लियन फिब्रियो को समझा, देन राइबोसोम्स को समझा, इंक्लूजन बॉडी को भी समझ लिया। अब साइटोप्लाज्म बचा है बेचारा इसका, अब एक बार उसको भी देख लें। जो इसका साइटोप्लाज्म होता है ना, वो कैसा होता है, वो स्टैटिक होता है। कैसा? स्टैटिक। ठीक है, अब दो टर्म आएंगी, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब बिल्कुल रुकी हुई चीज,
ठीक है, अगर कोई चीज बिल्कुल रुक जाती है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक। डायनामिक, जिसमें मूवमेंट हो रहा हो, उसे बोलते हैं डायनामिक। अब आके देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, इसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है स्टैटिक। इसमें कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है हमें, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें हमें जो साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, दैट इज डायनामिक। ऐसा क्यों? इसका स्टैटिक है, इसका डायनामिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक हमें पूरी सेल के चारों तरफ एक हमें जाल देखने को दिखाई पड़ता है। इस टाइप से एक नेटवर्क हमें देखने को दिखाई पड़ता है, दैट इज द साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल, ठीक है, जो क्या करता है, पूरी सेल्स को, सारी सेल को, साइटोस्केलेटल जो पूरी सेल्स को कवर करके रखता है। और जब ये घूमता है ना साइटोस्केलेटल, स्केलेटल जब ये वाला घूमेगा तो पूरा साइटोप्लाज्म घूमता है, समझे? तो इसी वजह से इसमें जो मूवमेंट दिखाई देती है, दैट इज अ डायनामिक मूवमेंट। और इस किसकी वजह से होती है? साइटोप्लाज्म की वजह से होती है। समझाया? एक बार देखिए, ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एनटीए के डाटा बेस में दे रखी है, और क्या जो प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई है, ठीक है, और जो नीट में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान, ठीक है। एक टर्म है प्रोटो बायोएंट। अब ये क्या होती है? अब प्रोटो बायोएंट क्या होती है? मतलब जब साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे होते हैं, लैब में जब सेल को बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आज तक कोशिश मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज तक हम अभी तक हमें सेल सब कुछ पता है सेल्स के बारे में कि सेल किस किस चीज से बनी है, छोटी से लेके बड़ी चीज तक। लेकिन आज तक हम एक सिंगल यूकैरियोटिक तो छोड़ो, प्रोकैरियोटिक सेल तक नहीं बना पाए। अब ये नहीं पता क्यों, आज तक इसका रीजन नहीं पता चला क्यों, कि क्या कमी है क्या नहीं है, नहीं मालूम। लेकिन जो वो कोशिश की जाती है, मतलब सेल को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए जो अटेम्प्ट दिए जाते हैं, दैट इज उस टर्म को बोलते हैं प्रोटोबायोन। मतलब मींस दैट attempt to synthesize attempt to synthesize prokaryotic cell in laboratory। लेबोरेटरी में जब सेल्स को बनाने का ट्राई किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रोटोबायोन। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और है, याद रख लेना बस। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो डीएनए और आरएनए का रेशियो है, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत 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 पूछे जाते हैं, ठीक है। जब तुम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे या बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे ना, तो तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अभी तो क्या होगी, बट अभी हम प्रोकैरियोटिक का यहाँ पढ़ रहे हैं तो सारी इसकी इंफॉर्मेशन यही ले लेना, ठीक है। कहीं कहीं अलग अलग जगह भटकने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर। डीएनए और आरएनए का जो रेशियो होता है, इसमें होता है 1:2। क्या? 1:2, मतलब डबल पाया जाता है आरएनए, डीएनए से डबल होता है। और यूकैरियोट्स में बात करें, जो डीएनए आरएनए का रेशियो है, दैट इज 1:1।
मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में बराबर रेशियो पाया जाता है। समझ गए? अब एक टर्म है पॉलीसिस्टोनिक प्रोसिस्टोनिक mRNA एंड मोनोसिस्टोनिक। ये हमें देखने को मिलता है किसमें? यूकैरियोट्स में। ये हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में। अब समझो इसका कहने का क्या मतलब। पॉलीसिस्टोन, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, सिस्टोन का मतलब होता है जीन। मतलब जब एक एमआरएनए पे बहुत सारे जीन हो, मतलब एक जीन में एक इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, एक जीन है उसके पास एक इंफॉर्मेशन होगी, मतलब इस एमआरएनए के पास तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो एक किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। मोनो मतलब एक, सिस्टोन मतलब जीन, मतलब एक एमआरएनए पर एक जीन है और उसकी इंफॉर्मेशन के थ्रू ही प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या प्रोडक्ट तो हमारा यही है ना, वो मिलता है यूकैरियोट्स में। मतलब बहुत स्पेसिफाई काम हो रहा है ना, बहुत स्पेसिफाइड, कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। जो प्रोडक्ट चाहिए वही मिलेगा, है ना? ठीक है। कंटिन्यूअस जीन एंड द स्प्लिट जीन। अब मैंने भी बताया यहाँ पे हमें पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक आरएनए देखने को मिलता है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर यूकैरियोट्स में मैं एक एक जीन को अलग अलग कर दी थी, मतलब ए मोनोसिस्टोन है तो मतलब एक जीन को मैंने अलग कर दिया ना। लेकिन कंटिन्यूअस में पॉली कंडीशन थी, अलग अलग जीन नहीं हो सकते थे, मतलब कंटिन्यूअस जीन्स हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ये किस में देखने को मिलेंगे? यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। हाँ है ना? ठीक है, याद रखो। अब हम जानते हैं AT A+T GC is the language of the DNA. ATGC is the language of the DNA। जैसे हम लोग इंग्लिश की बात करें तो हमारी इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है। इस 26 अल्फाबेट को ही हम इधर उधर करके इंग्लिश में जितने भी वर्ड है इन 26 अल्फाबेट से ही मिलके बने हुए हैं। ठीक है। अब इन्हीं वर्ड्स को अलग अलग इधर उधर करके हम नया कुछ वर्ड्स बनाते हैं और उसे बोलते हैं, यही करते हैं ना। कहीं और से तो ऐसे नहीं, कहीं दूसरे देश से उठा कर हम कोई वर्ड लेके आए हैं और उसे ऐड कर रहे हैं इसमें और तब कोई न्यू वर्ड बनाते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे जो डीएनए की लैंग्वेज है इसमें सिर्फ 4 वर्ड है, जैसे हमारे में 26 है इसके में 4 है। ठीक है, इनसे इनका यूज करके 3 वर्ड्स का अल्फाबेट बनाता है। बस 3 वर्ड का, जैसे एग्जांपल के लिए इन चारों का यूज करके 3 वर्ड का अल्फाबेट बनाएगा। जैसे ATG GCT TGA CAT से CAT नहीं बनेगा, CGA, मतलब कुछ भी ऐसे रैंडमली इन चारों को इधर उधर करके। ठीक है, समझ गए? और अब एक चीज इंफॉर्मेशन देखो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का ये है कि जो ATGC का जो रेशियो होता है वो जो होता है ना ATGC का A+T G+C
का जो रेशियो होता है प्रोकैरियोट्स में, वो कितना होता है? लेस देन 1। कितना? लेस देन 1। ये 1 से छोटा होगा, ये 1 से छोटा होगा। यूकैरियोट्स में जो होता है A+T G+C, मतलब 1 से बड़ा होगा। मतलब सिंपल सीधी बात समझो, यूकैरियोट में A+T ज्यादा होता है और प्रोकैरियोट्स में G+C ज्यादा होता है। ग्वानिन एंड साइटोसिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज्यादा होता है, यूकैरियोट्स में एडिनोसिन एंड थायमिन ज्यादा होता है। समझ आया? कैसे? देखो समझ लो एक बार। A+T है, सपोज 1 से ज्यादा है, मान लिया 2 है, तो 2G+C मतलब एक एडिनोसिन मिला जो होगा, एक एडिनोसिन प्लस थायमिन बराबर होगा 2 ग्वानिन प्लस साइटोसिन के। ये ए मतलब एडिनोसिन, टी मतलब थायमिन, जी मतलब ग्वानिसिन, सी मतलब साइटोसिन। ठीक है, समझ आया? बस आज के लिए इतना ही रखें, बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो लास्ट में इंफॉर्मेशन बताई गई है इसे याद कर लेना, ठीक है? और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज, नोट्स तो बना ही रहोगे आप लोग, तो बार बार रिवाइज कर लेना ताकि आप लोगों को अच्छे से हर चीज याद रहे। प्लीज जो क्वेश्चन देती हूँ उनका कमेंट बॉक्स में उन्हें बताया कीजिए उनके आंसर, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए अच्छे से। एंड प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।